Assets, assets, assets. I don't like it. I avoid. But assets likes me. I can't avoid. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप 7 एसेट्स के बारे में जो अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपके पोर्टफोलियो में ये 7 एसेट्स ज़रूर होने चाहिए। तो शुरू करते हैं हमारे एसेट नंबर 1 जो कि है इमरजेंसी फंड। अब इमरजेंसी फंड कितना इंपॉर्टेंट है ये आप उस इंसान से जाके पूछिए जिसने 2020 लॉकडाउन के अंदर अपना जॉब खोया होगा। आप खुद ही सोचिए, अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपके अकाउंट में आपका जो डेली नीड है उसके हिसाब से आपका जो मंथली एक्सपेंस आता है उसका 6 टाइम्स या फिर 12 टाइम्स पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए, ताकि कल को अगर आपके ऊपर कोई इमरजेंसी आ जाए तो आपके पास वो पैसा हो जिससे आप अगले 6 या 1 साल तक सर्वाइव कर सकें, जिसके चलते आप कोई और नया इनकम का स्ट्रीम जब तक आप ढूंढ नहीं लेते। तो उसके लिए इमरजेंसी फ़ंड होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपके पास एक इमरजेंसी फ़ंड नहीं है तो सबसे पहले उसे बिल्ड कीजिए, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि मान लेते हैं आपका अचानक नौकरी चला गया, जैसे 2020 में हुआ, लेकिन आपका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन 2020 में आप उस इन्वेस्टमेंट का करेंगे क्या? मार्केट तो अब क्रैश हुआ था, तो आप क्या क्रैश हुए मार्केट में सेल करके लेंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले इमरजेंसी फंड बिल्ड कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। नहीं तो आप दोनों एक साथ कर सकते हैं। लाइक आपने जो सोचा है जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसका 60% इन्वेस्ट कीजिए, 40% इमरजेंसी फंड में डालते रहिए। ऐसे ऐसे करके आपका एक बहुत बढ़िया इमरजेंसी फंड क्रिएट हो जाएगा। और याद रखना, उस इमरजेंसी फंड को कभी भी स्टॉक मार्केट या फिर बॉन्ड में नहीं लगाना, क्योंकि बॉन्ड में अगर आप लगाते हैं तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। और अगर स्टॉक मार्केट में लगाते हैं तो अगर उस टाइम पर स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ रहता है तो आपके लिए उस पैसे को निकालना जिसके लिए इमरजेंसी के लिए आपने रखा था वो आपका पर्पस फुलफिल नहीं होगा। तो इमरजेंसी फंड को हम कहाँ रखें? इमरजेंसी फंड को रखने का सबसे सेफ और अच्छा तरीका है फिक्स डिपॉजिट या फिर लिक्विड फंड, क्योंकि इन दोनों में आपको ठीक ठाक रिटर्न 5 to 6% का रिटर्न मिल जाता है। अगर आप एक 1 ईयर या फिर 2 ईयर का एफडी करते हैं अच्छे किसी बैंक से, तो उसमें आपको इन्फ्लेशन के आसपास का रिटर्न तो मार्केट आपको दे देगा। अभी का बात नहीं कर रहा, अभी तो इन्फ्लेशन बहुत हाई चल रहा है, लेकिन अगर एक एवरेज पकड़ के चले तो आपको ये इन्फ्लेशन से थोड़ा कम या फिर सेम रिटर्न दे देगा। तो नंबर 1 आपके पोर्टफोलियो में एक इमरजेंसी फंड ज़रूर होना चाहिए। नंबर 2 बॉन्ड्स। आपके अकाउंट में बॉन्ड्स ज़रूर होना चाहिए। अब वो कॉरपोरेट बॉन्ड लेंगे आप या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड लेंगे, ये तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट के अलावा एक कहीं से बिल्कुल स्टेबल इनकम चाहिए जहाँ से आपको हर महीने एक रेंटल इनकम की तरह आता रहेगा, तो आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि बॉन्ड में जो इन्वेस्टिंग होता है वो स्टॉक से सेफ होता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल रिलायंस ने कोई बॉन्ड इशू किया है जिसका इंटरेस्ट रेट ईयरली 8% मान लेते हैं, तो अगर रिलायंस 8% का वो इंटरेस्ट रेट 1 साल पे नहीं करेगा तो पूरे मार्केट में न्यूज़ फैल जाएगा, रिलायंस ने अपना बॉन्ड जो इशू किया था उसमें डिफ़ॉल्ट किया, ये किया वो किया। तो अगर कोई बड़ा कंपनी है या फिर गवर्नमेंट है तो वो 99% केसेस में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका स्टॉक प्राइस एक बार को ग्रो नहीं होगा, कंपनी को चलेगा, लेकिन उसके नाम पे वो एलिगेशन कंपनी नहीं ले पाएगा। इसीलिए एक अच्छा कंपनी का कॉर्पोरेट बॉन्ड या फिर एक गवर्नमेंट बॉन्ड आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 3 गोल्ड। अब देखिए, गोल्ड आपको पोर्टफोलियो में क्यों रखना चाहिए मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है पिछले 1000-2000 सालों से गोल्ड एक मीडियम पे एक्सचेंज होता आ रहा है। यहाँ तक कि जब ये फिएट मनी का कॉन्सेप्ट नहीं था उस वक्त भी हम गोल्ड के थ्रू ट्रेड करते थे। एंड गोल्ड के मतलब $1 के अगेंस्ट या फिर ₹1 के अगेंस्ट हम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड रखते थे। तब जो करेंसी था वो और ज़्यादा स्टेबल था। तो गोल्ड आपको आपके अकाउंट में ज़रूर रखना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, लेकिन याद रहे वो फिजिकल या फिर डिजिटल गोल्ड ना हो, क्योंकि फिजिकल गोल्ड अगर आप रखेंगे तो वो चोरी होने का डर रहेगा। दूसरा, वो अगर आप डिजिटल गोल्ड लेते हैं तो उसमें आपको एक लिमिट के बाद आपको उसका फिजिकल डिलीवरी लेता होता है, उसके बाद आप जब उसे सेल करते हैं तो उसमें GST वगैरह लग के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आप क्या कर सकते हो, तो आप सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो RBI इशू करता है। उसमें आपको गोल्ड का प्राइस का जो इंक्रीमेंट होगा वो तो मिलेगा, ऊपर से आपको एक्स्ट्रा 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा जो आपको कोई भी गोल्ड का इंस्ट्रूमेंट नहीं देगा। तो और ऊपर से हम सबको पता है कि जब भी स्टॉक मार्केट फॉल करता है तो गोल्ड उसके साथ एक प्रोपोर्शनेट में ग्रो करता रहता है, यानी कि स्टॉक मार्केट फॉल हो रहा है उसके चलते गोल्ड आपको हेज कर देगा, ऊपर से आपको एक अच्छा खासा स्टेबल 2.5% का इनकम भी जनरेट करके देगा। तो गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। नंबर 4 स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स। अब देखिए, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे भी पता है, आपको भी पता है, स्टॉक मार्केट एंड
म्यूचुअल फंड, इन दोनों को इग्नोर करके आप शायद ही ज़िंदगी में फाइनेंशियली फ्री एंड रिच बन पाएंगे। तो हमेशा अपने पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स इन्वेस्ट करके रखें जो लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो हो एंड उसका बिजनेस मॉडल अच्छा हो, उसके पास एक कंपिटिटिव एडवांटेज हो। क्योंकि हम सबको पता है कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के अलावा हम कभी भी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करके वो जो हाई रिटर्न लेके आने का जो फैक्टर है वो शायद स्टॉक मार्केट के अलावा और कोई कर भी नहीं सकता। और अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना नहीं आता तो कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो, वहाँ पे आपके बिहाफ पे एक बहुत ही बढ़िया मैनेजर बैठा है जिसका काम ही है पूरे दिन ये सब करते रहना, पूरे स्टॉक मार्केट को अपने रेडर पे रखना एंड उसमें इन्वेस्ट करते रहना। तो 4th नंबर पे हमारा आता है स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। नंबर 5 पे आता है हमारा रियल एस्टेट। अब ये सुन के आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का हमारे पास पैसा कहाँ है। तो कोई बात नहीं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर लो। इसका काम है आपके बिहाफ पे आपके जैसे बहुत सारे लोगों का पैसा लेके एक अच्छे खासे प्रॉपर्टी में लगाना, उससे जो रेंट आएगा, जिन लोगों ने मिलके वो प्रॉपर्टी खरीदा था उन्हें ही वापस वो रेंट मिल जाएगा। और उस आपके बिहाफ पे ये काम करने के लिए जो फंड मैनेजर है वो एक थोड़ा सा कमीशन चार्ज करेगा। ये इसे आप रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड समझ सकते हैं, ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो स्टॉक मार्केट, गोल्ड, बॉन्ड, इन सब में इन्वेस्ट करने के बाद आप कमर्शियल प्रॉपर्टी या फिर फार्म लैंड की तरफ देख सकते हैं। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, धीरे धीरे जो पूरा वर्ल्ड है उसका पॉपुलेशन ग्रो होता रहेगा, लेकिन जो वर्ल्ड है उसका तो मतलब वो तो ग्रो नहीं होगा ना। तो उसके हिसाब से लोगों को खाने के लिए, रहने के लिए ज़मीन तो चाहिए होगा। और ऑब्वियस सी बात है, जिस चीज़ का डिमांड हाई होगा, सप्लाई लिमिटेड होगा, उस चीज़ का प्राइस तो ग्रो होके ही रहेगा। तो हमारा आज का 5th जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो है रियल एस्टेट। तो हमारा नंबर 6th एसेट आता है क्रिप्टो करेंसी। तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी हम सबको पता है कि क्रिप्टो करेंसी कोई भी जब नया चीज़ आता है उसे पहले लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन बाद में आप खुद ही सोचिए 1992 में आपके फादर को अगर स्टॉक मार्केट पे यकीन होता और उन्होंने रिलायंस जैसा कोई अच्छा शेयर ले लिया होता, इन्फोसिस जैसा कोई अच्छा शेयर ले लिया होता, या फिर सिर्फ इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर दिया होता, तो आज आप करोड़पति होते शायद। लेकिन उन्होंने नहीं किया। सेम आज के बाद 10 साल बाद क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं किया, ये सोचने से अच्छा कि अपना पोर्टफोलियो का 2 या 3% एलोकेशन हम क्रिप्टो करेंसी में कर ही सकते हैं। और क्रिप्टो करेंसी में हम गलती कहाँ करते हैं, हम सुनते हैं ये कॉइन बहुत ग्रो हो रहा है, इस कॉइन में लगा दो, ये कॉइन ग्रो है, इस पे लगा दो। ऐसा नहीं करना है हमें सबसे पहले कुछ अच्छे कॉइन्स ढूंढने हैं जो मतलब थोड़ा बहुत अच्छा है, जिनका मार्केट में थोड़ा बहुत नाम है, जो हाइप्ड कॉइन नहीं है सबसे पहले। उसके बाद हमें VC की तरह सोचना है। जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो क्या करते हैं, वो 100 स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं, लेकिन उन्हें पता है उन 100 में से 80 स्टार्टअप्स बिल्कुल फेल होने वाले हैं। तो रादर देन 1 करोड़ रुपए एक स्टार्टअप में लगाए, वो 1-1 लाख रुपए 100 स्टार्टअप में लगाता है। अब उसमें से 80 लाख तो उसका पूरा डूब जाता है। उसके बाद जो 20 स्टार्टअप बचता है, उन 20 स्टार्टअप में उन्हें पता है कि 15 स्टार्टअप्स ऐसे होंगे जो उनको ना रिटर्न देगा कुछ खास, ना कुछ लॉस देगा, यानी कि वो 1 लाख का 1 लाख ही रहेंगे। उल्टा इन्फ्लेशन के चलते उनका प्राइस ड्रॉप हो जाएगा। हो गया, बचे हैं 5। उन 5 में से उनको पता है 3 ऐसे स्टार्टअप्स होंगे जो उनको हर साल 20 या फिर 15% के रेट ऑफ रिटर्न से एक अच्छा खासा रिटर्न दे देंगे। लेकिन वो जो 1 या 2 स्टार्टअप बचे रहेंगे, उन्हें पता है ये स्टार्टअप 1000 टाइम्स या फिर 100 टाइम्स भी हो सकता है, और इससे ही उनको मेन पैसा आएगा। वो 1 लाख रुपए 1000 गुना होके 10 करोड़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसे एक स्टार्टअप के चलते। और जब IPO आएगा उस कंपनी का, या फिर उसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर लिया है, अब उसे प्रॉफिट निकालना है, तो उस कंपनी को बेच के वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा। जिसके चलते उसने लगाया 1 करोड़ था, लेकिन उसमें से सारे डूब गए, लेकिन वो जो 1 लाख था वो 10 करोड़ बन गया, जिसके चलते उसका ROI बहुत बढ़िया बन जाता है। तो आज का हमारा जो आखिरी एसेट है वो है लिक्विड कैश। आपके अकाउंट में लिक्विड कैश ज़रूर होना चाहिए। आप खुद ही सोचिए, बड़े बड़े कंपनीज ये सब क्या पागल है जो अपने अकाउंट में $100 बिलियन, एप्पल अपने अकाउंट में $240 बिलियन, गूगल अपने अकाउंट में $120 बिलियन, ऐसे करके इतना ज़्यादा कैश क्यों रखता है? क्योंकि इनको पता है जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आएगा, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने सारा पैसा इन्वेस्ट करके रखा है। आप खुद ही सोचिए, आपके पास अभी पैसा है, आपने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कल को अगर मार्केट और फॉल करता है, कल को अगर निफ्टी 12,000 में आ जाता है, सेंसेक्स कल को 40,000 में आ जाता है, तो
आपके पास तो एक और भी अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, आपको और सस्ते में मिल रहा है, लेकिन क्या आप उस वक्त खरीद पाएंगे? आप में से कितने लोग हैं, कमेंट में बताइए, जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो का जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं उसका 20% आपके पास कैश है। कल को अगर मार्केट फॉल करता है, आपके पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए, आपको बस देखना पड़ेगा और आपको सोचना पड़ेगा यार काश पैसा होता। तो ये गलती मत कीजिए, अपने अकाउंट में कैश रखिए ताकि जब कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी आए आप उसे ग्रैब कर सके। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपको समझ में आ चुका होगा क्यों आपके अकाउंट में ये 7 एसेट ज़रूर होना चाहिए अगर आपको फाइनेंशियली फ्री एंड इंडिपेंडेंट बनना है। और अगर आपको फाइनेंशियली फ्री एंड इंडिपेंडेंट बनना है तो आपको एक और काम करना पड़ेगा, वो है द स्टार्टअप वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो एंड पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल पे क्लिक करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।